तारीख थी 31 अक्टूबर 1984 की और इसी दिन एक ऐसी घटना को अंजाम दिया था जो जेहन में आज भी ताजा हो जाता है। वो दौर भी अजीब था। उत्तर भारत में ठंड का मौसम चल रहा था। दिल्ली की सड़कों पर भी हल्की गुलाबी ठंड थी। दूसरी तरफ दिल्ली की सफदरगंज रोड भी इस माहौल से कुछ अलग नहीं थी। यहाँ भी हल्की गुलाबी ठंड के साथ मौसम काफी शांत नजर आ रहा था। असल में सफदरगंज रोड अपने आप में ही काफी खास थी, होगी भी क्यों नहीं। आखिर यहाँ पर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आवास जो था। सुबह का वक्त था, रोजाना से हटकर इंदिरा गांधी आज थोड़ी जल्दी उठ गई थी। असल में एक दिन पहले ही 30 अक्टूबर को वे ओडिशा से एक रैली करके लौटी थी। थकान तो बहुत थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज वे जल्दी उठ गई थी। मगर फिर पता चला कि उन्हें ठीक 9:20 पर एक विदेशी न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू भी देना था। विदेशी न्यूज चैनल वाले उन पर डॉक्यूमेंट्री जो बना रहे थे। इस तरह श्रीमती गांधी सुबह जल्दी उठकर वे तैयार हो जाती है। इंटरव्यू की जगह भी उनके आवास के पास ही मौजूद थी और इस तरह वे इंटरव्यू के लिए पैदल ही निकल गई थी। इंदिरा गांधी अपने आवास से निकलकर जैसे ही गेट पर पहुंची, उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार हो जाती है। गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड ही था। अचानक माहौल गमगीन हो गया था। करीब 1 मिनट पहले जो खुशनुमा माहौल था, अब वही सफदरगंज रोड इंदिरा गांधी के खून की प्यासी बन गई थी। उनकी मौत के जिम्मेदार 2 खालिस्तानी समर्थक सिख बॉडीगार्ड ही थे। श्रीमती गांधी की मौत भले 31 अक्टूबर को हुई थी, मगर उनकी मौत की पटकथा कई महीनों पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना गया था। आखिर क्या था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? कौन थे वे लोग जिन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मारी थी? आखिर उनका क्या मकसद रहा? इंदिरा गांधी की मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो चलते हैं इतिहास के पुराने पन्नों में। भारत को आजाद हुए अभी थोड़े ही साल हुए थे। आजाद भारत में सभी लोग मिलजुल कर रह रहे थे। वैसे भी मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल गया था और बचा हुआ हिंदुस्तान हिंदू और सिखों को नसीब हुआ था। मगर इन सब में सिखों का एक ऐसा वर्ग भी था जो ये मान बैठा था कि उनके साथ नाइंसाफी हुई थी। उन्हें ये भ्रम हो गया था कि हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है। असल में एक अलग मुल्क की मांग कर रहे थे जहां हर तरफ सिख ही सिख मौजूद हो। असल में एक अजीब तरह का अपनापन था। 1970 का दशक एक अजीब दौर से गुजर रहा था। पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग जोर पकड़ने लग गई थी। इसी समय पंजाब में अकाली दल की सरकार थी और अकाली दल भी यही चाहता था कि पंजाब को खालिस्तान बनाया जाए। सत्ता में आने के बाद से ही अकाली दल लगातार इंदिरा गांधी पर दबाव बना रहा था। अकाली दल की एक ही मांग थी कि पंजाब को भारत से अलग कर दिया जाए, मगर गूंगी गुड़िया ये मानने को कतई तैयार नहीं थी। इस तरह उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। अब अकाली दल लगातार इसी प्रयास में रहता है कि किसी भी तरह इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल किया जाए। मगर अकाली दल के उस समय होश उड़ गए थे जब 1980 में लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था। इस बार भी इंदिरा गांधी भारी बहुमत से विजय हो गई थी। इंदिरा गांधी की जीत के साथ ही खालिस्तान की मांग कुछ समय के लिए दम तोड़ देती है, लेकिन जैसे ही साल 1983 आता है तो फिर ये मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लग गई थी। पंजाब में हर तरफ दंगों का माहौल था। तारीख थी 5 अक्टूबर 1983, जगह पंजाब, और यहीं पर सिख समुदाय के लोगों ने हिंदुओं से भरी एक बस को अगवा कर लिया था और फिर बस में मौजूद हर उस व्यक्ति को एक के बाद एक मौत के घाट उतार दिया था। इसी घटना से पंजाब में दंगों का खूनी खेल शुरू हो गया था। पंजाब की गलियों में जिस तरफ भी नजर जाती थी बस खून और लाशें ही दिखाई दे रही थी। और यही वो दौर था जब पंजाब में इमरजेंसी को लागू किया था। पुलिस और सेना को तो सीधे गोली मारने के आदेश तक दे दिए थे। भयंकर तबाही को अंजाम दिया जा रहा था। मगर पंजाब के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे थे। एक तरफ जहां सरकार लगातार हालात संभालने का प्रयास कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो पंजाब में लगातार आग उगल रहा था। इस शख्स का नाम था जनरल सिंह भिंडरावाला।
असल में भिंडरावाला एक अलगाववादी सिख नेता था। सरकार चाहती थी कि भिंडरावाला इस हिंसा को रोक दे, मगर भिंडरावाला ऐसा करने को तैयार नहीं था। और यहीं से शुरू होती है भिंडरावाला की खोज। सरकार उसे पकड़ पाती उससे पहले ही भिंडरावाला धर्म की आड़ लेकर स्वर्ण मंदिर में छिप गया था। उसे पता था कि धर्म के नाम पर लोग उनसे जुड़ जाएंगे और सरकार झुकने को मजबूर हो जाएगी। इस तरह यह मुद्दा अब धार्मिक बन गया था और हजारों की तादाद में लोग स्वर्ण मंदिर पहुंच रहे थे। अब वे मरने और मारने को तैयार थे। भिंडरावाला की इसी चाल का खात्मा करने के लिए भारतीय सेना ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत 3 जून 1984 को हुई थी। 3 दिन चले इस ऑपरेशन में भिंडरावाला मारा गया था और यहीं पर भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर को खाली करवाया था। जैसे ही सरकार का यह ऑपरेशन कामयाब होता है, मगर सिखों को लगा कि सरकार उनके धर्म पर हमला कर रही है और यहीं से कांग्रेस और सिखों के बीच में दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसका परिणाम आगे जाकर बड़ा ही भयानक होने वाला था। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984 की। दिन का समय था। प्रधानमंत्री आवास के बाहर काफी चहल पहल थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी आज थोड़ी जल्दी उठ गई थी। 6 बजे उठकर वो जल्दी में ही तैयार हो गई थी। दरअसल आज उन्हें एक विदेशी न्यूज चैनल को उनकी आने वाली डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू जो देना था और वह 9:20 का वक्त भी आ गया था। इंटरव्यू भी प्रधानमंत्री आवास से सटे खुले लॉन में ही होना था। 9 बजे तक इंटरव्यू की सारी तैयारियां हो जाती है। गांधी घर से निकलने ही वाली थी कि तभी उन्हें याद आता है कि आज उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहना ही नहीं था। जैसे ही जैकेट पहनने का ख्याल आता है, मगर दूसरे क्षण वह उसे खारिज कर देती है। आज ऐसा पहली बार संजोग बना था कि श्रीमती गांधी बिना जैकेट प्रूफ ही बाहर निकल रही थी। घर से निकलने के बाद वे पैदल ही सफदरगंज रोड से होती हुई अकबर रोड को जोड़ने वाले गेट पर पहुंच गई थी। गेट पर सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी सतवंत सिंह पहरा दे रहे थे। ये दोनों सिख सिक्योरिटी गार्ड थे। दंगों के दौरान जब खुफिया एजेंसी ने भी कहा था कि श्रीमती गांधी अपने सारे सिख गार्डों को ड्यूटी से हटा दें, मगर उन्होंने किसी की भी नहीं मानी थी। इंदिरा गांधी जैसे ही इंटरव्यू के लिए निकली थी, उनके पीछे पीछे उनका पीए आर के धवन भी साथ साथ चल रहा था। इंदिरा गांधी के गेट पर पहुंचते ही बेअंत सिंह पहले तो उन्हें नमस्ते बोलता है और फिर अचानक अपनी बंदूक तानकर एक के बाद एक 3 गोलियां उनके सीने में उतार दी थी। उसी क्षण वह नीचे गिर जाती है, मगर बेअंत सिंह तब भी नहीं रुका था। संतरी सतवंत सिंह को भी इशारा कर दिया था और फिर उन्होंने भी आकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। बेअंत सिंह वहीं पर जोर जोर से नारे लगा रहे थे। तभी वह मौजूद एसीपी दिनेश चंद्र उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं और भागने की फिराक में वह मारा जाता है, मगर संतरी सतवंत सिंह के 12 गोलियां लगने के बावजूद भी वह अब भी जिंदा था। 9:17 पर इंदिरा गांधी को गोली लगती है। ठीक 9:30 पर इंदिरा गांधी को एम्स पहुंचा दिया था। डॉक्टरों की एक टीम इंदिरा गांधी की बॉडी से गोलियां बाहर निकालती है। श्रीमती गांधी के शरीर से एक के बाद एक 7 गोलियां निकलती है। श्रीमती गांधी को बचाने का जिम्मा 12 डॉक्टरों की एक टीम के हाथ में था। गोलियों के कारण गांधी का लिवर पूरी तरह फट चुका था और छोटी आंत, बड़ी आंत और फेफड़ों में भी गोलियां लगी थी। एक गोली रीढ़ की हड्डी में भी लगी थी। इंदिरा गांधी के शरीर से लगातार 4 घंटे तक खून बहा। उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो 100 लोगों में से किसी एक का होता है। गांधी को खून भी काफी चढ़ाया गया था। खून का बहना तो रुक गया था, मगर श्रीमती गांधी के हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। डॉक्टर भी ये मान बैठे थे कि गांधी का बचना अब काफी मुश्किल हो गया है। उस समय राजीव गांधी कोलकाता में थे और देश के राष्ट्रपति यानी जय सिंह विदेश यात्रा पर थे। अब एम्स में मौजूद पास ही के कमरे में यह तय हो रहा था कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अधिकतर वोट राजीव गांधी के पक्ष में थे। दोपहर के करीब 2:23 पर
इंदिरा गांधी की मौत का आधिकारिक ऐलान हो जाता है। अचानक हुई इंदिरा की इस मौत से लोग सख्ते में आ गए थे। लोगों को जब इंदिरा की मौत का पता चलता है तो उनमें गुस्से की लहर दौड़ गई थी। इंदिरा की मौत के बाद राजीव गांधी को नया प्रधानमंत्री बनाया गया था। एक तरफ जहां राजीव गांधी देश को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली दंगों की आग में झुलस रहा था। देश के हर कोने में सिखों के खिलाफ दंगे होने शुरू हो गए थे। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी अपने विदेश यात्रा से वापस लौट आए थे। इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए दंगों में हजारों लोगों ने अपनों को खोया था। हम उनके जख्म तो नहीं भर सकते, मगर उनके लिए दुआ जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह इंदिरा गांधी का अंतिम दौर बड़ा ही भयानक रहा था। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।